Good morning, 7th class. Today we will continue with our chapter number 13, how surface landforms change. आज हम देखेंगे work of sea. सी वेव्स जो होती हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में रहती हैं. सी वेव्स जो हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में रहती हैं और इसलिए क्या होता है, वो रॉक्स को ब्रेक करने की पावर उनके अंदर रहती है. वो उन्हें रॉक्स को इजीली ग्रेजुएट कर पाते हैं. ग्रेजुएट यानी तोड़ पाते हैं. रॉक्स को इजीली ग्रेजुएट कर पाती हैं यानी रॉक्स को ज्यादा आसानी से तोड़ पाती हैं. और इसमें जो हाई वेव्स होती हैं, लो वेव्स होती हैं, ये सारी वेव्स क्या काम करती हैं, इसमें जो हाई वेव्स और लो वेव्स रहती हैं ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. सी शोर्स में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनके अंदर इरोड करने की पावर होती है. इरोड करने की पावर सी वेव्स के अंदर होती है क्योंकि इसमें जो हाई वेव्स रहती हैं, लो वेव्स रहती हैं और इसमें जो स्पीड रहती है वेव्स की. ये सारी चीजें जो है इस चीज में हेल्पफुल होती हैं. जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें इरोड करने में ये हेल्पफुल होती है. जो सी पार्टिकल्स होते हैं जो इरोड करने की पावर होती है क्योंकि क्या होता है कि सी वेव्स में स्ट्रेंथ होती है. सी वेव्स में स्ट्रेंथ होती है, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होता है. वेव्स का साइज बड़ा होता है, इसलिए ये पार्टिकल्स को, इसलिए सी वेव्स जो है वो पार्टिकल्स को इजीली इरोड कर पाती है. और जो सी शोर्स होती हैं वो रॉक्स से जब टकराती हैं, सी शोर्स जो हैं वो जब रॉक से टकराती हैं तो उससे क्या होता है कि रॉक्स के ऊपर वाटर का प्रेशर पड़ता है और रॉक्स टूट जाती हैं. रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं. जब सी शोर्स रॉक से टकराती हैं, जब लहरें आएंगी और वो तेजी से रॉक से टकराएंगी तो क्या होगा कि रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी. तो जब ब्रेक डाउन होंगी तो जो उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सी वेव्स के साथ इरोड हो जाएंगे. जो पार्टिकल्स होंगे वो सी वेव्स के साथ इरोड हो जाएंगे. इस तरीके से सी वेव्स वर्क करती है. इस तरीके से सी वेव्स लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, गैदरिंग हो रही है, रॉक्स टूट रही हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रही है. तो ये काम सी वेव्स भी कर रही है. अब सी वेव से कौन कौन से फीचर्स का फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे हम. सबसे पहले आता है सी क्लिफ.
जाती हैं, जब सी शोर जो है वो सी लेवल से वर्टिकली उठ जाती है तो वो लैंडफॉर्म कहलाता है सी क्लिफ। सी क्लिफ के बाद नेक्स्ट है हमारा सी केव। सी क्लिफ के बाद नेक्स्ट आता है सी केव। अब सी केव्स क्या होते हैं? सी केव्स जब जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स के अंदर जो सॉफ्ट पॉइंट्स होते हैं, रॉक्स के अंदर जो सॉफ्ट पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं? सी शोर्स तोड़ देते हैं। जो रॉक्स के अंदर सॉफ्ट पॉइंट्स होते हैं उन पर जब सी शोर्स पड़ते हैं तो वो क्या होते हैं? अंदर वहां से टूट जाते हैं और केव्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और टाइम के साथ साथ ये केव धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और सी केव जो है वो मेनली सॉफ्ट रॉक्स से फॉर्म होती है। क्योंकि सॉफ्ट रॉक्स ही ऐसी रॉक्स होती हैं जो सी शोर से टूट जाती है। वो पोर्शन जो वीक पोर्शन होता है रॉक्स का, वहां पर जब सी शोर्स पड़ती है तो वो वहां से टूट जाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं? केव्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये केव्स बड़ी होती जाती है। नेक्स्ट इज सी बीच। सी बीच वो लैंडफॉर्म है जहां पर क्या करते हैं? जो सी शोर्स है वहां पर सेडिमेंट्स को कलेक्ट कर देती है। सी शोर्स जो है जो सेडिमेंट्स लेकर आती है सी शोर्स वो सब वहां पर कलेक्ट हो जाती हैं जिससे किस लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है? सी बीच का, कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। Then fourth is sea storm. Fourth is storm. ये ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं जिनके अंदर स्टीप्स रहते हैं। स्टीप्स क्या होते हैं? जो हिल्स होते हैं, पहाड़ी होती है, उनका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जो हिल्स का या माउंटेन्स का टॉप पॉइंट होता है वो कहलाता है स्टीप, यानी चोटी, नोक। इस टाइप से होते हैं तो ये पॉइंट जो रहता है ये कहलाता है स्टीप। तो स्टॉक्स जो होते हैं ये ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म्स होते हैं जो कहाँ होते हैं? सी शोर्स के पास। सी शोर्स के पास ये लैंडफॉर्म्स रहते हैं और इनके अंदर स्टीप्स होते हैं, यानी लोग। इसके अलावा इनमें वर्टिकल कॉलम्स बनाते हैं। ये वर्टिकल कॉलम्स बनाते हैं और इनमें स्ट्रीप्स होते हैं, ये वर्टिकल कॉलम बनाते हैं और ये नियर सी शोर्स के पास होते हैं। और
भी रॉक्स को ब्रेक करने का काम करती है। मगर आइस से कैसे ब्रेक होंगी? जैसे अगर रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल होगी तो क्या है, छोटा सा क्रैक है, किसी भी रॉक में अगर छोटा सा क्रैक है तो रेनफॉल होगी तो क्या होगा कि उस क्रैक के जो वाटर है वो इस क्रैक के अंदर चला जाएगा। रेनफॉल होगी तो जो वाटर है वो उस क्रैक के अंदर चला जाएगा, और अगर कुछ टाइम के बाद वो वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है तो वो कौन सा फॉर्म ले लेगा? आइस का फॉर्म ले लेगा। अब जब वो वाटर से आइस में कन्वर्ट होगा तो वो उस क्रैक को और ज्यादा गहरा कर देगा, उस क्रैक को और ज्यादा गहरा कर देगा। और टाइम के साथ साथ ये प्रोसेस जब कंटिन्यू होगी, वाटर आएगा, रेनफॉल होगी, वाटर गिरेगा और वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम के साथ साथ वो जो क्रैक है वो क्या करेगा? रॉक्स को तोड़ देगा। वो जो क्रैक है वो रॉक्स को तोड़ देगा। तो इस तरीके से जो रॉक्स हैं वो आइस की हेल्प से भी टूट जाती है। अब आइस से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है? सबसे पहले ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ये आइस रिवर्स होती है। जो रिवर्स होती है आइस की, उनसे ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन होता है। और ग्लेशियर्स क्या करते हैं? ये रॉक्स को और सॉइल को क्या करते हैं? रॉक्स को और सॉइल को ये डाउन हिल ले आते हैं, मतलब हिल से नीचे ले आते हैं। ये रॉक्स को और सॉइल को bring rocks and soil downhill. रॉक्स और सॉइल्स को डाउनहिल ले आते हैं, और ये इसमें इरोजन की पावर होती है ग्लेशियर्स में। तो ये क्या करते हैं? लैंडस्केप को इतना इरोड कर देते हैं कि उसकी जो नीचे की रॉक होती है वो दिखने लगती है। इसमें जो नीचे की रॉक होती है वो नजर आने लगती है। इतना ग्लेशियर जो है वो लैंडस्केप को इरोड कर देते हैं, इतना ज्यादा इरोड कर देते हैं यहाँ तक कि उसके अंदर का जो डीप होलो रहते हैं, अंदर के जो डीप होलो रहते हैं, छेद रहते हैं, वो भी बाहर दिखने लगते हैं। और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ये रॉक्स को और सॉइल्स को पीछे छोड़ के बह जाते हैं। जब ये क्या करा रॉक्स ने, ग्लेशियर्स क्या कर रहे हैं कि जो लैंडस्केप है वहां से उन्होंने सारी जितनी भी रॉक्स थी और जो भी सॉइल थी उसे अपने साथ ले गया, और उसके बाद फिर जब ये मेल्ट हुआ तो रॉक्स और सॉइल्स को उसने वहीं पर छोड़ दिया। नेक्स्ट इज मोरेन्स।
ग्लेशियर जो है वो अपने साथ साथ बहुत से मटेरियल लेके चलते हैं, जैसे फ्रेगमेंट्स, ग्लेशियर फ्लोर, glacier floor and slick. ये सब क्या है? नेचुरल मटेरियल होता है जो ग्लेशियर्स अपने साथ लेके चलते हैं। अब जब ग्लेशियर्स इस पूरे मटेरियल को अपने साथ नहीं ले जा पाता तो ये उस मटेरियल को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है। क्या करता है ग्लेशियर्स? जब ये इस मटेरियल को नहीं ले जा पाते तो उस मटेरियल को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं और उन्हें कहा जाता है ग्लेशियर मोरेन्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्क ऑफ विंड। विंड जो है वो विंडी जो है वो ग्रेजुएशन में काम करती है। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में या फिर रॉक्स का ग्रेजुएट करने में रॉक्स को ग्रेजुएट करने में, तोड़ने में हेल्प करती है। ये जो विंड जो है वो मेनली कहाँ वर्क करती है? डेजर्ट्स में। विंड जो है वो मेनली कहाँ वर्क करती है? डेजर्ट्स में, क्योंकि डेजर्ट्स में क्या होता है? डेजर्ट्स ड्राई होते हैं, वहां पर कोई वेजिटेशन नहीं होता, तो वहां पर जो सैंड पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें ये ब्लो करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। विंड जो है वो पार्टिकल्स को ब्लो करके उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देती है। इससे भी क्या होता है कि लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन में हेल्प होती है। अब विंड के वर्क से जिन लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून्स में क्या होता है? सैंड ड्यून्स जो होते हैं, जब विंड जो है वो सैंड को अपने साथ लेके जाती है। विंड जब जो ब्लो करती है तो वो अपने साथ सैंड के पार्टिकल्स को ले जाती है। सैंड के पार्टिकल्स को लेके जाती है और क्या करती है कि दूसरी जगह पर जब हवा उड़ती है तो अपने साथ साथ पार्टिकल्स को लेके चली जाती है। फिर जब हवा रुकती है तो वो सारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब एक जगह पे गिर जाते हैं और एक हिल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कहा जाता है सैंड ड्यून्स। विंड जब पार्टिकल्स को अपने साथ लेके जाती है फिर दूसरी जगह पर जाकर वो विंड रुक जाती है तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और हिल का फॉर्मेशन कर देते हैं जिसे कहा जाता है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स के बाद मशरूम रॉक्स। अब मशरूम रॉक्स में क्या होता है? जब विंड ब्लो करती है तो जो रॉक्स रहती हैं उनके जो नीचे का पोर्शन रहता है, रॉक्स के नीचे का जो पोर्शन रहता है वो नीचे का पोर्शन अगर सॉफ्ट रहता है, रॉक्स के नीचे का पोर्शन अगर सॉफ्ट रहता है तो वो
डायरेक्टली ऊपर का पोर्शन रस्सी का मिलते हैं तो वो मशरूम की तरह लगने लगता है, तो उन रॉक्स को कहा जाता है मशरूम रॉक्स। नाउ come to exercise. Tick the correct option. When dash volcanoes erupt, they often do so very violently. वो volcanoes जब erupt होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा violent होते हैं। कौन से होते हैं? A. dormant. Second, dash waves travel along the earth's surface. It's C. surface waves. Third, mushroom rocks are formed in. कहाँ बनती है mushroom rocks? A. desert. Oxbow lake are found in glaciers, river valley, deserts या valleys. कहाँ मिलते हैं ये? river valleys में. These sudden movement which originate from within the earth can cause volcanic eruption. An oxbow lake is dash water body U-shaped. Dash and dash forces are responsible for change in the lithosphere. कौन सी होती हैं? Endogenic and exogenic forces. A glacier is a large body of dash ice. Then fifth, the work of wind is generally associated with the arid dash region, desert region. Match the following: beach, seashore, waterfall. It's E. Fall at steep angle. Sand dunes. F. desert. Meanders. Fourth, meanders A. large band in flowing watercourse. Fifth, glacier. D. river of ice. Sixth, earthquake. B. vibration of earth. Then question answers. What are the primary waves of earthquake? Earthquake की primary waves क्या होती हैं? What type of movement are produced by endogenic forces? Endogenic forces से कौन से movement produce होते हैं? Give some examples of dormant volcanoes. Dormant volcanoes कौन से होते हैं उसके example देना है. What are oxbow lake? Oxbow lake क्या होते हैं? What are mushroom rocks? Why are they called so? Mushroom rocks क्या होती हैं और उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? Describe the work of ice. Ice के work के बारे में explain करना है. अभी हमने पढ़ा है How do the sea waves modify the coastal areas? Sea waves किस तरीके से coastal areas को modify करती है ये भी अभी हमने पढ़ा है. What are endogenic and exogenic forces? What are their consequences? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं और वो किस वजह से होती हैं, उनके कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या क्या उनमें चेंजेस आते हैं, किस तरीके के उनके कंसीक्वेंसेस होते हैं, किस तरीके से वो वर्क करती हैं. तो एंडोजेनिक कौन सी होती हैं? जो अर्थ सरफेस के ऊपर ओरिजिनेट होती हैं, अर्थ सरफेस के अंदर ओरिजिनेट होती है, और एक्सोजेनिक जो अर्थ सरफेस के ऊपर ओरिजिनेट होती है. What are earthquake? Explain different types of earthquake waves in detail. Earthquake क्या होती है और उनमें किस टाइप की waves होती हैं उनके बारे में डिटेल में बताना है. Earthquake के बारे में हमें पता है 3 टाइप की waves होती हैं, primary waves, secondary waves और surface waves. Give a brief account of the distribution of earthquakes. Earthquake distribution के बारे में बताना है. तो अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था. ये पढ़ा था हमने अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. दी सर्गम पैसिफिक बेल्ट और मिड वर्ल्ड माउंटेन अर्थक्वेक बेल्ट, ये 2 बेल्ट होते हैं जहां पर अर्थक्वेक सबसे ज्यादा होते हैं और इन 2 पार्ट्स में अर्थक्वेक को डिवाइड किया गया है. दिस चैप्टर इज कंप्लीट.